बच्चों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने अपने अध्ययन कार्य में देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो IAS BA MA कर करके आते हैं और उनको भी यह पता नहीं होता है कि हमारा सब्जेक्ट किस अर्थ में विज्ञान है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आज इस विषय को आप लोगों के सामने लाया है कि फिलॉसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज। ये कैसे संभव है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि ये जो विचार है, ये विचार को हम दो भागों में ही बांट सकते हैं। विचार, इसको हम आइडिया कहते हैं। सब्जेक्टिवनेस, आत्मनिष्ठ, और दूसरा है ऑब्जेक्टिवनेस यानी वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विचार वैसे विचार को कहा जाता है जिसका संबंध हमारी आत्मा से होता है, और जिन विचारों का संबंध हमारी आत्मा से होगा उसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे विचारों का जिनका भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, वो साइंस से उनका संबंध नहीं होता है। दूसरी तरफ वैसे विचार हैं जो वस्तु हैं, वस्तु से संबंधित विचार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु हमसे बाहर है, जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सारी चीज़ें वस्तु हैं, और उन वस्तुओं से संबंधित हम जो विचार देते हैं वह विचार जो है वह वस्तुनिष्ठ विचार कहलाते हैं। जैसे हम ये कहें कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आप सभी लोगों का जवाब एक ही होगा, और वह विचार ये होगा कि वह नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ यदि हम ये कहते हैं कि जिन विचारों का संबंध हमारी आत्मा से होता है, आंतरिक होता है, जो विचार हमारे आंतरिक होते हैं, अंदर से आते हैं, उनका हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि ये कहा जाए कि आप लोग इस महाविद्यालय में जब आप प्रवेश किए उस पर आप एक लेख लिखिए, तो मैं समझता हूँ कि क्लास में बैठे हुए जितने भी छात्र होंगे उनका लेख एक दूसरे से अलग होगा। क्यों अलग होगा? इसलिए अलग होगा क्योंकि उनको जो अनुभव हुआ है वह अनुभव एक दूसरे से अलग हुआ है। इसलिए जो पहले दिन क्लास में आए और उस पर जब उन्होंने लेख लिखा तो सारे लोगों का विचार एक दूसरे से अलग हुआ। बच्चों, इस चीज़ को जानने के लिए, बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए, सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ जहाँ समाज का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि जब समाज के निर्माण के पहले हमारे जितने भी पूर्वज थे वो हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे। जंगलों की भाषा बोलते थे। जंगली जो जानवर हैं उसी की तरह व्यवहार भी करते थे। तो मनुष्यों के सामने उस समय दो तरह का भय था। पहला भय तो यह था कि एक जानवर एक दूसरे जानवर को खा जाने के लिए तैयार थे, एक मनुष्य भी एक मनुष्य को खा जाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ मनुष्य को एक दूसरा डर था, जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही थी। उस समय भी बारिश हो रही थी, आकाश में बादल आ जाते थे, गरजते थे। उन चीज़ों को देख करके भी मानव जो है भयभीत हो जाता था, डर जाता था। वो समझता था कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये दो तरह का जो डर है वो मनुष्यों को एक दूसरे के करीब में लाया।
जो मनुष्य कल तक एक दूसरे को खा जाने के लिए तैयार थे, वह मनुष्य एक दूसरे के समीप आए, एक दूसरे के करीब आए और बैठ कर के विचार करने लगे। और उस विचार का परिणाम यह हुआ कि एक सुंदर समाज का जन्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा आविष्कार हुआ, मनुष्यों ने जो खोज की, वह खोज मनुष्यों का अपने आप में एक समाज का बनाना सबसे बड़ा आविष्कार था। तो समाज का आविष्कार हुआ, सोसाइटी का फॉर्मेशन हो गया और मनुष्यों ने अपने अनियंत्रित विचारों पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाए। बच्चों, यहाँ से मनुष्यों का जो इतिहास है वो शुरू होता है। आगे चल करके मनुष्यों के सामने बहुत तरह की आवश्यकताएं धीरे धीरे जन्म लेती चली गई और उन्हीं परिवेश में मनुष्य के सामने मनुष्य जो है आर्थिक समस्याओं पर विचार करने लगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर, पॉलिटिकल, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल, तो मनुष्य के सामने जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस पर विचार करने लगा और इस तरह से समाज में जो अनेक विषयों का जन्म हुआ। आर्थिक विषय आए, सामाजिक विषय आए, पॉलिटिकल विषय आए, सामाजिक शास्त्रीय विषय आए, मनोवैज्ञानिक विषय आए और मनुष्य जो अपने आकाशीय पिंडों को देख करके भी जो डरता था, उसको जानने के लिए भी खगोल शास्त्र का भी जन्म हुआ। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी विज्ञान हैं, प्रारंभिक अवस्था में सभी जो है वह दर्शन शास्त्र के भाग थे। दर्शन शास्त्र का भाग क्यों थे? क्योंकि वह चाहे मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित विचार दे रहा हो, चाहे वह सामाजिक समस्याओं के बारे में विचार दे रहा हो, वह समाज को देखता था, समाज के बारे में विचार करता था और बैठ करके अपनी लेखनी को चला देता था। तो उस समय जितने भी लोग हुए, जिन लोगों ने समाज को देखा, प्रकृति को देखा, सारी घटनाओं को घटते हुए देखा और उनसे संबंधित जो विचार दिया, वह सब विचार दार्शनिक विचार कहलाते हैं, क्योंकि वह सब आत्मनिष्ठ विचार थे जिनका कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, जिनका कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन समाज जो है वह जन्म लेने के बाद वह पहले धार्मिक अवस्था में था, धार्मिक अवस्था से तात्विक अवस्था में आया और आज वैज्ञानिक अवस्था में है। वैज्ञानिक अवस्था। बच्चों, प्रारंभिक दिनों में जब समाज जन्म लिया तो आप जानते हैं कि डर के बीच से ही जो है वह मनुष्य एक दूसरे के करीब में भी आया। तो उस प्रारंभिक दिनों में मनुष्य किसी भी घटना के प्रति वह ईश्वर को समझता था कि कोई न कोई जरूर इसके पीछे कोई शक्ति है, कोई ईश्वर है। वह ईश्वर को समझता था और उसके सामने वह नतमस्तक हो जाता था। और आगे चल करके बहुत लंबे समय तक मनुष्य का जो मनुष्यों का जो समाज है, लोगों का जो सोचने का ढंग था, वह सब धार्मिक था। लेकिन आगे चल करके तात्विक अवस्था का जन्म हुआ, यानी कि पुनर्जागरण काल आया। पुनर्जागरण काल में लोग सोचने लगे कि हाउ टू गेन मोर एंड मोर मनी। ये विचार सबसे पहले हमारे व्यापारियों में आया, क्योंकि व्यापारी ही उस समय एक दूसरे स्थान पर जो व्यापार करते थे
तो उनसे काफ़ी मुनाफा होता था और उस मुनाफा का कुछ भाग राजा को भी देते थे। और उस समय का समाज ऐसा था जहाँ धर्म के विरोध में आप कुछ भी बोल नहीं सकते थे। अगर धर्म के विरोध में कोई बोलता था तो उसको धार्मिक संस्थाओं के जो हेड होते थे वे लोग सूली पर चढ़ा देते थे, मार डालते थे। ऐसा इतिहास साक्षी है। तो तात्विक विचार, जहाँ की पुनर्जागरण जिसको काल कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने सबसे पहले यह विचार देना शुरू किया कि हाउ टू गेन मोर एंड मोर मनी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लाभ कमाया जा सकता है। यह सबसे विचार पहले व्यापारियों के अंदर आया और इसके बाद ही विज्ञान का जन्म हुआ। विज्ञान का जन्म होने से मतलब यह है कि वैज्ञानिक विधियों का जन्म हुआ। इसीलिए स्टुअर्ट चेस ने कहा है, स्टुअर्ट चेस ने कहा है कि साइंस ऑलवेज गोज विथ साइंटिफिक मेथड्स। Not with subject matter। इसका मतलब यह हुआ कि विज्ञान जो है वो हमेशा साइंटिफिक मेथड्स के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए विज्ञान नहीं है, बायोलॉजी इसलिए विज्ञान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इसलिए विज्ञान नहीं है क्योंकि वो नक्षत्रों का स्टडी करता है। फिजिक्स पदार्थों का स्टडी करता है, बायोलॉजी जीवों का स्टडी करता है, इसलिए विज्ञान नहीं है। बल्कि यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि वह वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वह स्टडी करता है और वह वैज्ञानिक विधियां हैं साइंटिफिक मेथड्स। 5 हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, जिसको हम हिंदी में निरीक्षण कहते हैं। विज्ञान की पहली विशेषता है बच्चों कि जब तक हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को हम देखेंगे नहीं, जब तक कि हम उसको देख नहीं सकेंगे, तब तक हम उसको सत्य नहीं मान सकते हैं। यह विज्ञान की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है एक्सपेरिमेंट। प्रयोग। वैज्ञानिकों द्वारा जो भी खोज किया जाता है उसका हम बार बार प्रयोग कर सकें। जैसे 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन इक्वल टू पानी, तो यह हम यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं और दुनिया की किसी भी भाग में हम 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वह पानी ही निकलेगा। तो यह विज्ञान की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कलेक्शन ऑफ डाटा। तथ्यों का संकलन। बच्चों, सबसे पहले आप जानिए कि तथ्य क्या कहलाते हैं। तथ्य को कहा जाता है विच इज रियली हैपेंड, जो वास्तव में घटित हुआ हो। जैसे एक विद्यार्थी आकर हमसे कह रहा है
कि सर मैंने एक पेड़ से पत्ता को गिरते हुए नीचे देखा है, तो उसने एक तथ्य बतलाया, वह घटना से संबंधित एक जानकारी दिया कि पेड़ से पत्ता को हमने नीचे गिरते हुए सर देखा है। दूसरा भी विद्यार्थी आकर के कहता है, तीसरा भी कहता है, चौथा भी कहता है कि मैंने पेड़ से पत्ता को गिरते हुए सर देखा है। तो बहुत सारे विचार जब हमारे सामने आते हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर हम ये कहते हैं कि पेड़ से पत्ते नीचे गिरते हैं, तो अब मैं जो कह रहा हूँ यह एक सिद्धांत कह रहा हूँ। अब इस सिद्धांत के रूप में दुनिया के किसी भी भाग में आप जा कर के देख सकते हैं और वहाँ आप यही देखेंगे कि पेड़ से पत्ता नीचे गिरता है। तो ये तथ्य होता है, क्योंकि विज्ञान जो है वह तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों की खोज करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तथ्यों का वर्गीकरण। ऐसा है कि कोई भी वैज्ञानिक, चाहे समाज वैज्ञानिक हो चाहे वह प्राकृतिक वैज्ञानिक हो, वह तथ्यों की खोज करता है। तो एक घटना से संबंधित बहुत सारे तरह के तथ्य जो है हमारे पास आ सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि मुंबई नगर में जो स्लम्स एरिया है, वह स्लम्स एरिया में बहुत अपराधी जन्म लेते हैं, उनका हमको स्टडी करना है। तो उसके पीछे हम जब हम तथ्यों का संकलन करेंगे तो उससे संबंधित बहुत तरह के विचार आएंगे। कोई आर्थिक विचार आएगा, सामाजिक विचार आएगा, मनोवैज्ञानिक विचार आएगा, बहुत तरह के विचार आएंगे। तो उन सारे तथ्यों को हम अलग अलग वर्गों में बांट देंगे और बांटने के बाद हम देखेंगे वह होता है नेक्स्ट जो होता है वह फाइनल होता है, जिनको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। इसी को हम सिद्धांती सामान्यीकरण, निष्कर्षीकरण या सिद्धांतीकरण, जो भी कहना है पहले। तो इस तरह से सिद्धांत का निर्माण होता है। तो यही है वैज्ञानिक विधियां। अगर ये वैज्ञानिक विधियां कोई भी सब्जेक्ट अपना ले तो वह सब्जेक्ट विज्ञान हो जाता है, अदरवाइज वह विज्ञान नहीं हो सकता है। अब इसी चीज को जो विज्ञान का जो दो भाग हम देखते हैं, एक है सामाजिक विज्ञान, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। इसी तरह से प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, नक्षत्र इत्यादि। तो सबसे पहले इसको भौतिक शास्त्र ने अपनाया, एस्ट्रोलॉजी ने अपनाया,
इसके बाद चलकर सामाजिक विज्ञान वालों ने अपनाना शुरू किया। तो जैसे जैसे सारे विश्वों ने इस वैज्ञानिक विधि को अपनाना शुरू किया, वैसे वैसे सारा सब्जेक्ट धीरे धीरे अपना साइंस में बदलता चला गया, विज्ञान होता चला गया। तो हम यह देखते हैं कि इन सारे विज्ञानों के आने से पहले वह सभी विषय पहले दर्शन शास्त्र का भाग थे। दर्शन शास्त्र ने ही सारे विज्ञानों को, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, सभी को जन्म दिया। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञानों की एकता उनके मेथड्स में है, न कि सब्जेक्ट मैटर में है। सब्जेक्ट मैटर के रूप में तो सभी विषय अलग अलग हैं, सब अलग अलग उनका विषय वस्तु है, लेकिन वैज्ञानिक विधि सिर्फ एक है। और उस वैज्ञानिक विधियों को जो भी सब्जेक्ट अपना लेता है वह सब्जेक्ट विज्ञान हो जाता है। ठीक, थैंक्स। Dale.